Now today we will do second law of thermodynamics and third law भी करेंगे अभी। बहुत सिंपल से हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, देखो मैंने ऊपर लिखा है सेकंड लॉ। इट स्टेट्स दैट द स्टेट ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स as an isolated system will always increase over time. Okay, clear? मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पूरे यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, ऑब्वियसली पूरा यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ओके, तो पूरे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही है, क्योंकि हमने पढ़ा था डेल एस टोटल है ना इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर यूनिवर्स। ओके, फॉर होल यूनिवर्स। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए कि रोज डे बाय डे टाइम टू टाइम डेली इस यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ओके। उसके बाद एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज एब्सोल्यूट एंट्रोपी है? एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या होता है जी? देखिए, जो एंट्रोपी किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, ठीक है, एट अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर पर उसको मेजर करो, ठीक है, तो वो भी नियरली बाय जीरो होगी। 0 केल्विन जो टेम्परेचर है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। 0 केल्विन को हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट नहीं बोला जाता। ठीक है, डू रिमेम्बर इट, 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो पे जो किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, ठीक है, सब्सटेंस प्योर होना चाहिए, क्रिस्टलाइन होना चाहिए, उसकी जो एंट्रोपी है वो भी जीरो की तरफ अप्रोच करती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम यही हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या हुई? जो आपकी एंट्रोपी 0 केल्विन पर है, ठीक है, उसको हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी बोलेंगे। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बोलता है कि एब्सोल्यूट जीरो पर, मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पर आपकी जो सिस्टम की किसी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो एंट्रोपी है वो भी जीरो की तरफ अप्रोच करती है। अच्छा, एंट्रोपी के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, अगर डिग्री ऑफ रैंडमनेस मतलब जितना ज़्यादा केओस होगा उतनी ज़्यादा एंट्रोपी है, तो आप हमेशा याद रखना गैसेस जो होती हैं उनकी जो एंट्रोपी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड। ठीक है, क्लियर? ओके, तो आपको क्योंकि गैसेस में क्या होगा कि उनके बीच उनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल मूव करेंगे उतनी ज़्यादा डिग्री ऑफ रेंडमनेस होगी और उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। ठीक है, क्लियर? अब उसके बाद देखो, गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम, है ना। अब हम आपको एक इक्वेशन दिखाएंगे जिसमें आप गिव्स एनर्जी चेंज को इक्विलिब्रियम से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर रिलेट करने के लिए देखिए क्या है, यहाँ पर इन्होंने एक क्राइटेरियन दिया है a प्लस बी। ये जो साइन है ऊपर दिख रहा है और नीचे दिख रहा है ना, ऊपर फॉरवर्ड का नीचे बैकवर्ड का, ये जो साइन है इसे इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है? इक्विलिब्रियम में। और मैंने बताया था इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड करती है उतनी ही वो बैकवर्ड प्रोसीड करेगी। ठीक है, ओके, क्लियर? तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए गिब्स एनर्जी चेंज जीरो होता है। ठीक है, डेल जी आर। ओके, नॉट डेल जी, नॉट डेल जी आर। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर हम आपको एक बता दें, 1 मिनट रुको, यहाँ पर लिखती हूँ मैं। जो जो डेल जी आर है, मतलब डेल जी आर क्या कर दिया, डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन की, ये इक्वेशन है हमारी। ठीक है, इसी को हम डेल जी आर भी बोल देते हैं। डेल जी नोट के स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, है ना, बट दिस इज नॉट स्टैंडर्ड। मैंने नोट नहीं लगाया, ये वाला नोट नहीं लगाया, मतलब यहाँ पर जो आपके रिएक्टेंट है प्रोडक्ट्स होंगे वो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर? तो डेल जी जो होता है किसके इक्वल होता है? डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन के इक्वल होता है। तो मैंने बोला अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो वैल्यू है डेल जी, इट विल बिकम्स जीरो। ये जीरो होती है इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, बट ये जीरो नहीं होती, इसको इसको जीरो नहीं बोल देना। डेल जी नॉट जीरो नहीं होता, डेल जी जीरो होता है। अगर ये जीरो होता है तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि जीरो इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के प्लस आर टी
एल एन के, ओके, एल एन नेचुरल लॉग। इसकी मैं मेरे चैनल पे है, हाउ टू कैलकुलेट लॉग एंड एंटी लॉग, वो दोनों का है, इकट्ठा ही है, तो आप वो देख सकते हो। मैं लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में, मेरा ध्यान ही नहीं रहता, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन आ गई, ठीक है। यहाँ पर जो उन्होंने लिखा है 0 इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, मतलब डेल जी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा फिर, माइनस आर टी एल एन के, क्या ना, मैंने डेल जी नॉट को, सॉरी आर टी एल एन को इधर लेगी लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस आर टी एल एन के बन गया, ओके। अब ये नेचुरल लॉग था, इसको बेस 10 में कैसे चेंज करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करके, है ना। इस पूरी वैल्यू को आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आर टी तो आएगा ही, ठीक है। फिर बस यहाँ एल एन की जगह आपने एल ओ जी लगा देना, लोग लगा देना, लोग के क्या है बच्चे, के आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। के इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ के की वैल्यू कैसे दिखाते हैं हम। तो के अगर कोई रिएक्शन ऐसे है ना, ए प्लस बी is in equilibrium with C प्लस टी, सी प्लस टी इसके प्रोडक्ट्स हैं सपोज करो, हैं, और ये प्लीज इसके रिएक्टेंट्स हैं, तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, के होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, जो भी डी सब्सटेंस होगा उसकी कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, एंड साथ में क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी। अभी सब आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में बड़े अच्छे से बताएंगे, यहाँ पे तो हल्का सा इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट चैप्टर है इक्विलिब्रियम, उसमें आपको सारा कुछ एकदम अच्छे से आ जाएगा के क्या है, ठीक है। तो के आपका पता चल गया। अब देखो डेल जी नॉट तो इसके इक्वल भी था, डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस, है ना, अभी भी देखा हमने, और ये इसके भी इक्वल है ना। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, आपस में इक्वल लिख दिया, है ना। हमने कह दिया कि सब क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। डेल जी नॉट इज इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एच नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम डेल एच के थ्रू हम के, डेल एच को के से रिलेट कर सकते हैं। अगर देखो कैसे रिलेट करेंगे, अगर डेल एच बहुत ज्यादा है, डेल एच की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ओके, लार्ज एंड पॉजिटिव, ओके। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, लार्ज है, ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो ओवरऑल डेल जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0, है ना, पॉजिटिव हो जाएगी, ओके। तो एट दैट टाइम तो आपका के क्या होगा, के कैसा होना चाहिए, कि आपका स्मॉलर देन 1 होगा, क्योंकि जब k स्मॉलर देन 1 होगा तभी ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगी। क्योंकि मेरी बात सुनो, यहाँ पे देखो माइनस आर टी एल एन के है ना, ठीक है। तो अगर आपका k नेगेटिव होगा, ठीक है, तो ये वैल्यू माइनस बाहर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तभी वैल्यू क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, है ना। अगर k नेगेटिव होगा तभी ओवरऑल वैल्यू क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, है ना। तो अगर वो कह रहे हैं कि डेल एच बहुत ज़्यादा है, किसी रिएक्शन का डेल एच बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिव है, तो अगर वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है ना, अगर वही रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में होगी, तो उसके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू स्मॉलर देन 1 होगा, ठीक है। लेसर देन, नेगेटिव तो नहीं कहूँगी, चलो खैर स्मॉलर देन 1 कहूँगी, क्योंकि जो एल एन के निकालोगे आप 1 से लेस देन के लिए, ठीक है, 1 से लेस देन के लिए एल एन के की वैल्यू, अगर के आपका लेस देन 1 है तो एल एन के की जो वैल्यू है आपकी, दैट विल बी नेगेटिव, ओके क्लियर। तभी ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा ओवरऑल, ओके क्लियर। सिमिलरली अगर डेल एच क्या हुआ आपका, क्या बोलते हैं, लार्ज बोला ना मैंने, सेकंड कंडीशन क्या, अगर आपका डेल एच कम हो, मतलब वैल्यू उतनी ज़्यादा ना हो, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू मतलब ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, लार्जर देन 1 हो जाएगी, ओके। सिंपल वैसा वर्सा कर लेना है, ठीक है। अगर डेल एच आपकी पॉजिटिव ज़्यादा है तो के की वैल्यू लेस देन 1 होगी, अगर डेल एच आपकी नेगेटिव ज़्यादा है, या फिर कहूँ कम पॉजिटिव है, नेगेटिव ज़्यादा है, तो आपकी के की वैल्यू मोर देन 1 होगी। तो हमने इस इक्वेशन से डेल एच और के के बीच में एक रिलेशन सेटअप किया है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड चेंज इन एंथैल्पी। तो क्या फ़ायदे हैं इस इक्वेशन के, तो इस इक्वेशन के क्या फ़ायदे हैं कि आप पहली बात तो आपने डेल एच और डेल एस
अगर आपको पता है तो आप डेल जी कैलकुलेट कर सकते हो, और उसी टेम्परेचर पर आप के को भी निकाल सकते हो, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। दूसरा, के को आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, है ना। अगर आपको डेल जी पता है, डेल जी नोट पता है किसी भी रिएक्शन का, तो आपको के भी आप डायरेक्टली वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू आप मेजर कर सकते हो। माइनस ये पता है आपको, डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के है। ओके, अब यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल है, ये मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। ठीक है। प्रॉब्लम 6.12, डेल जी नोट फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन। ऑक्सीजन से ओजोन बन रहा है, 3/2 O2 विल फॉर्म O3। टेम्परेचर दिया 298 केल्विन। केपी फॉर दिस कन्वर्जेशन इज, केपी वही है, कैपिटल के था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर पी लिखा है ना नीचे, है ना, नीचे सबस्क्रिप्ट में पी लिखा है, इसका मतलब जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये मतलब गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए है, क्योंकि वहां पर हम प्रेशर देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी कम समझ में आएगा, थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा समझ में आएगा केपी कैसे। ठीक है। दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, एक तो केपी होता है, एक केसी। केसी में हम मतलब जब लिक्विड में होते हैं, हम कंसंट्रेशन लेते हैं तो हम केसी लिख देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। अगर आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस फेस में होते हैं तो हम प्रेशर कंसिडर करते हैं, क्योंकि उनकी आप कंसंट्रेशन नहीं ले सकते ना गैसेस की, तो आपको प्रेशर लेना पड़ेगा। तब उस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है उसको हम केपी बोल देते हैं। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो, इन्होंने केपी की वैल्यू दी है, तो पूछा क्या है, कैलकुलेट डेल जी नोट पूछा है, टेम्परेचर दिया है, तो वेरी सिंपल, आर की वैल्यू पुट करो 8.31 जूल पर केल्विन, और टी आपका है 298, और केपी की वैल्यू पुट कर दो 2.47। अब इसका लोग निकालना पड़ेगा, है ना। लोग निकालने के लिए आपको वो लोग और एंटी लोग टेबल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 163 किलो जूल पर मोल। लोग और एंटी लोग का यूज सिमिलरली वैसे करो जैसे मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना, सब कुछ गिवन है, बस हाँ अगर लोग नहीं है आता कैलकुलेट करना, फिर आधा आधा रह जाएगा, लोग कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है NH3CO2 इज फॉर्मिंग यूरिया, NH2CO NH2 प्लस H2। ठीक है, ये रिएक्शन में हो रहा है, क्या कहा है आपको, इसकी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी दिया है, मतलब डेल जी नोट की वैल्यू दी है -13.6 किलो जूल पर मोल, है ना। तो पूछा गया यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, तो वही है, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया था, डेल जी नोट पूछ लिया, यहाँ पर डेल जी नोट दे दिया है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहे हैं, तो वही आप उसी क्वेश्चन से डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस डेल जी नोट इज सो डेल जी नोट इज इक्वल टू -2.303 RT लोग के से लोग के यहाँ पे डिफाइन कर दिया और अपना कैलकुलेट कर लो। वेरी यहाँ पे देखो, जब आप लोग के ले लोगे ना, मेरी बात सुनो, लोग के आपने ले लिया है ना, कोई मान लो एक्स वैल्यू आ गई, यहाँ पे कोई एक्स वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करके, है ना, तो के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तब आपने क्या करना पड़ेगा, इस पे एंटी लोग लोगे। एक मिनट, तो जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, सपोज करो ये है आपका लोग के इज इक्वल टू, सपोज कोई भी जो वैल्यू सोल्व करके आएगी तो कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, लोग के है आपका एक्स। अब मुझे फाइंड करना है के को कैसे फाइंड आउट करूं, आप क्या करो, टेक लिखो, टेक एंटी लोग ऑन बोथ साइड, है ना, टेक एंटी लोग। तो क्या होगा, जब टेक आप एंटी लोग लोगे, तो यहाँ पे देखो एंटी लोग, एंटी लोग लॉग ऑफ के, है ना, इसका लिया। इधर भी क्या लिखोगे, एंटी लॉग ऑफ एक्स, आपको एक्स वैल्यू का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, इस एक्स वैल्यू का आप एंटी लॉग निकाल लो। अब देखो, लॉग और एंटी लॉग जब यहाँ पे आता है ना, ये कैंसिल हो जाता है, दिस इज कैंसिल आउट। ओके, तो इट विल बिकम के, इट विल बिकम
के की वैल्यू क्या आ जाएगी, बस जो आपकी वैल्यू आई ना सोल्व करके उसका आपने एंटी लॉग निकालना है, ठीक है। एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में बहुत आएगा, इवन 12th में भी है, नॉट ओनली 11th। ओके, तो ऐसा मत सोचना कि 11th ऐसे निकाल देंगे नहीं पढ़ेंगे तो हो जाएगा, तो लॉग एंटी लॉग तो सीखना ही पड़ेगा। ओके, के इज इक्वल टू एंटी लॉग एक्स, आपने एक्स वैल्यू का एंटी लॉग निकालना है यूजिंग दैट टेबल। ओके, क्लियर। ओके, बस आपकी वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सी बात है। सिमिलरली आप अदर भी कर लो, 2 करा के दिखा दिया मैंने, कोई खास मुश्किल है नहीं है, बट न्यूमेरिकल इसके करने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आते हैं, इससे पिछले वाले से फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल आते हैं डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच।